नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्रीमान अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अश्विनी जी, उत्तर प्रदेश में आज जो घटनाक्रम चल रहा है, अचानक से करोड़ों की संपत्ति एक व्यक्ति पीयूष जैन, उसके घर से बरामद होती है। इतना बड़ा कोई व्यापार उसका अड़ोस पड़ोस के लोग बताते हैं नज़र नहीं आता है, और ऐसे सैकड़ों व्यापारी कन्नौज में उपलब्ध हैं जो उसी के स्तर का व्यापार करते थे, लेकिन इतनी बड़ी अवैध धनराशि उसके घर से बरामद होना किस ओर इशारा करता है? देखिए, पहली बात तो ये जो पिछले एक सप्ताह से लगातार काला धन की बात हो रही है, लगभग 300 करोड़ के आसपास काला धन मिला है, 500 2000 की नोट मिली है, कई किलो सोना मिला है, कई किलो चांदी मिली है। और अब ये पता चल रहा है कि वो इत्र का व्यापारी भी नहीं है। पहले तो लोग कह रहे थे इत्र का व्यापारी, अभी वहाँ व्यापार मंडल ने चिट्ठी लिखा है, बाकायदा प्रॉपर वे में क्लेरिफाई किया है कि वो इत्र का व्यापारी नहीं है, वो किसी भी तरीके का व्यापारी नहीं। इसका मतलब वो केवल हवाला कारोबारी है। वो इत्र का व्यापारी नहीं, हवाला कारोबारी है। वो इत्र का व्यापारी नहीं बल्कि काले धन का व्यापारी है। सवाल ये है कि इतने दिन से चर्चा हो गई, एक सप्ताह से मेन मीडिया इस पर खूब चर्चा किया है, और जब ये चर्चा हो रही थी तो मुझे वो 2G की चर्चा याद आ रही थी। इसे 2G के टाइम में भी महीने चर्चा हुई। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, CWG, उसमें भी महीनों चर्चा हुई। कोयला घोटाला हुआ 1,86,000 करोड़ का, उसमें भी महीनों चर्चा हुई। लेकिन न उस समय रूट काज की बात हुई, परमानेंट सोल्यूशन की बात हुई, न पिछले एक सप्ताह में भी इस काले धन पे रूट काज और परमानेंट सोल्यूशन की बात हुई। वहाँ पे अगर आप देखें तो जो नोट मिली है वो 50 और 100 की नहीं मिली है, वो नोट मिली है 500 और 2000 की। और ये पूरे विश्व का एक बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि जितनी बड़ी नोट उतना ज़्यादा हवाला, जितनी बड़ी नोट उतना ज़्यादा काला धन, जितनी बड़ी नोट उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार। इसलिए पूरे यूरोप में, अमेरिका में, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में मैक्सिमम करेंसी 100 होती है। ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में मैक्सिमम करेंसी 50 है, कुछ एक में है जहां 100 है। 100 से बड़ी करेंसी चलती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ 100, 100 के बाद 500, फिर 1000 चला, अभी 2000 चल गया। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर बड़ी नोट है तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा, बड़ी नोट है हवाला ज़्यादा ही होगा। भाई, जिस अटैची में आप 100 रुपए की नोट रखो, 100 रुपए की नोट रखने से अगर वो 1 करोड़ होता है एक अटैची में, आप उसमें 2000 की नोट रखेंगे तो 20 करोड़ हो जाएगा। तो जब 20 करोड़ हो जाएगा तो हवाला और ज़्यादा हो जाएगा, काला धन और ज़्यादा हो जाएगा। इसका जो रूट काज है वो हमारा सिस्टम है। इसका जो रूट काज है वो घटिया कानून है। आखिर क्या कारण है कि अमेरिका में किसी के घर में हजारों करोड़ रुपए नहीं मिलता, सिंगापुर में किसी के घर में हजारों करोड़ नहीं मिलता, जबकि वो लोग हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हमसे ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, हमसे ज़्यादा अमीर हैं? क्या कारण है कि अमेरिका में किसी के घर में 2-4 किलो सोना चांदी नहीं मिलता, भारत में मिलता है? क्योंकि कानून अगर आपका कठोर होता है तो आपका काला धन भी कम होता है, हवाला भी कम होता है, भ्रष्टाचार भी कम होता है। करेंसी छोटी होती है तो काला धन भी कम होता है, भ्रष्टाचार भी कम होता है, हवाला भी कम होता है। हमारे यहाँ इस तरीके का बार बार मिलने का कारण यही है, एक तो हमारी करेंसी बड़ी है, दूसरा हमारे कानून महाघटिया हैं। अमेरिका में काला धन रखने पे 10 साल से लेके 100 साल तक की सजा है। भारत में काला धन रखने पे 3 से लेके 7 साल की सजा है। अमेरिका में बेनामी प्रॉपर्टी मिलने पे 10 साल से लेके 200 साल तक की सजा है। भारत में 3 से लेके 7 साल की सजा है। अमेरिका में घूसखोरी करने पे 10 साल से लेके 100 साल की सजा है। भारत में 3 से 7 साल है। भारत में कोई ऐसा भ्रष्टाचार विरोधी कानून ही नहीं है जिसमें 10 साल से ज़्यादा की सजा है। ज़्यादातर में 3 से 7 साल, घूसखोरी 3 से 7 साल, जमाखोरी 3 से 7 साल, मिलावटखोरी 3 से 7 साल, कालाबाजारी 3 से 7 साल, हवाला 3 से 7 साल, मुनाफाखोरी 3 से 7 साल। ऐसे लगता है किसी ने पादरी ने बता दिया भाई 3 से 7 साल रखना, उसके आगे बढ़ना ही नहीं। तो सबसे मूल कारण है इस
काला धन का, इस हवाला का, वो है घटिया कानून। और दूसरा कारण है बड़ी करेंसी। हम और पिछले एक सप्ताह में मेन स्ट्रीम मीडिया में सब चर्चा हो गई, खूब तू मैं हुई है, खूब नूरा कुश्ती हुई है। तेरा धन मेरा धन, वो कह रहे तुम्हारा है, वो कह रहे हमारा है, वो कह रहे पीयूष जैन इस पार्टी का है, वो कह रहे पीयूष जैन इस पार्टी का, खूब यही सब चल रहा है। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि 500 आया, 500 का इतना बड़ा खेप आई कहां से, 2000 की इतनी बड़ी खेप आई कहां से। एक्चुअल में जो 2016 में नोटबंदी हुई थी, मैं आप लोगों से पूछता हूं, वो नोटबंदी थी या नोट बदली? उस 2016 में नोट एक्सचेंज हुई थी, करेंसी एक्सचेंज हुई थी, या करेंसी खत्म हुई थी? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एफर्ट था वो ब्लैक मनी खत्म करने पे था, काला धन खत्म करने पे था, और इसीलिए उन्होंने नोटबंदी प्लान किया। लेकिन वो बाद में डेवलप होते होते बाबुओं ने, अधिकारियों ने उस नोटबंदी को नोट बदली बना दिया। नतीजा ये हुआ कि इस तरीके की पिक्चर क्रिएट की गई कि 1000 की बंद हुई और 2000 की आ गई, और 500 के बदले 500, तो 500 के बदले 500 और 1000 के बदले 2000। ये नोटबंदी हुई कि नोट बदली? आप लोग सोचिए। नोटबंदी का मतलब जैसे नसबंदी होती है, नसबंदी में नस बंद कर दी जाती है, नस को बदला नहीं जाता। तो नोटबंदी में नोट बंद हो जाती है, परमानेंट बंद, खत्म, चलेगी नहीं अब तो, उसको कहते हैं नोटबंदी। और जब एक नोट के बदले दूसरी नोट बदली जाती है, उसको कहते हैं नोट बदली। डिमोनेटाइजेशन और करेंसी एक्सचेंज में ये अंतर है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब नोट बंद, करेंसी एक्सचेंज का मतलब 500 के बदले 500, 1000 के बदले 2000। नोटबंदी का मतलब नोट बंद, नोट बदली का मतलब 500 के बदले 500, 1000 के बदले 2000। भारत में अगर हम ब्लैक मनी खत्म करना चाहते हैं तो हमें नोट बदली नहीं बल्कि नोटबंदी करना पड़ेगा। भारत में हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो हमें यहां पे प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी से आधार से लिंक कर दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी मिलेगी भारत में, 10 लाख करोड़ की। यहां पे गरीबों का खून चूस के इकट्ठा सारा माल किया हुआ है नेताओं और नौकरशाहों ने, और उनका साथ दिया है कुछ पीयूष जैन टाइप के हवालाबाजों ने। हम अगर यहां पे प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें प्रॉपर्टी, और 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दें, और अमेरिका जैसा कानून बना लें। अमेरिका में 100% प्रॉपर्टी सीज करने का कानून है, सिंगापुर में 100% प्रॉपर्टी सीज करने का कानून है, चाइना में काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति 100% सीज करने का कानून है, और अमेरिका में और सिंगापुर में तो आजीवन कारावास है, चाइना में तो फांसी भी होती है। अभी उन्होंने एक फैक्ट्री मैनेजर को दिया है, आप लोग गूगल करिएगा, सरकारी कंपनी का जीएम था वो, फांसी दिया है उसको, फांसी। ये है, ऐसे इतना खौफ रखते हैं वो लोग, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक बार मर्डर तो अनप्लान्ड वे में हो सकता है। भाई सड़क पे जा रहे थे, गाड़ी टकराई, झगड़ा हुआ और मर्डर हो गया। लेकिन करप्शन कभी भी अनप्लान्ड नहीं होता, सोच समझ के होशो हवास में होता है। काला धन इकट्ठा कभी अनप्लान्ड नहीं होता, एकाएक काला धन इकट्ठा नहीं होता, प्लान करके काला धन इकट्ठा किया जाता है। बेनामी प्रॉपर्टी होशो हवास में बनाई जाती है। सोना जो किलो सोना मिला है, ये होशो, कोई ऐसे है एकाएक सोना नहीं आ गया है, होशो हवास में जानते हुए प्लान करके सोना रखा गया है, चांदी रखी गई है। कानून ही हमारा घटिया। अच्छा, इस पे चर्चा इसलिए नहीं होती है क्योंकि चर्चा करने वाले इसमें हैं, जबकि सबसे बड़ा खतरा, इसको अगर राष्ट्र के हिसाब से देखें आप, तो राष्ट्र के हिसाब से सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए काला धन और बेनामी संपत्ति है। इस देश में जितने भी अवैध काम होते हैं, सबकी फंडिंग काला धन से होती है और हवाला से होती है।
माओवादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से, नक्सलियों की फंडिंग कालाधन हवाला से, अलगाववादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से, मजहबी उन्मादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से। भारत में जाति का जहर घोलने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग आ रही कालाधन हवाला। भारत में भाषा के आधार पर एक दूसरे से लड़ाने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग चल रही कालाधन हवाला की। ऐसा कौन सा भारत विरोधी काम है, ऐसा कौन सा सनातन विरोधी काम है जो फ्री में हो रहा है? एक भी नहीं हो रहा है। भारत और भारतीयता के खिलाफ जितने भी अभियान चल रहे हैं, जितने भी एजेंडे चल रहे हैं, सब के सब फंडिंग हो रही है और बड़ी फंडिंग हो रही है। इवन भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की जो फंडिंग हो रही है वो भी कालाधन हवाला से हो रही है। बॉलीवुड की जो मूवीज बनती हैं भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की, उनकी की पूरी फंडिंग कालाधन हवाला से होती है। बहुत सारे मैं लेखकों को जानता हूं जो देश विरोधी लेख लिखते हैं, उनको फंडिंग होती है कालाधन से, ब्लैक मनी से, एफसीआरए से। मैं बहुत सारे ब्लू टिक होल्डर्स ट्विटर पे हैं, मैं देखता रहता हूं इनको। कोई काम नहीं, केवल ट्वीट करते हैं, भारत विरोधी ट्वीट, सनातन विरोधी ट्वीट, हिंदू विरोधी ट्वीट, उसी में उनको पैसा आ रहा है। कुछ लोगों को एफसीआरए के जरिए, जो 2010 में कानून बनाया कांग्रेस ने, उससे फंडिंग हो रही है। कुछ लोगों को हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है। चरमपंथियों की पूरी फंडिंग हवाला के जरिए हो रही है खाड़ी देशों से। जिहादियों की पूरी फंडिंग कालाधन से हो रही है, खाड़ी देशों से हो रही है। तो ये जो पैसा मिला है, ये हमारे लिए एक रेड अलर्ट है। हमें समझना पड़ेगा, ये केवल दो पॉलिटिकल पार्टियों या पॉलिटिकल पार्टियों का मुद्दा नहीं है। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी पॉलिसी बदलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमें इस पे सोचने की जरूरत है कि जो हमने किया है, क्या माओवाद कम हो रहा है, क्या नक्सलवाद कम हो रहा है, क्या मजहबी उन्माद कम हो रहा है, या कट्टरवाद कम हो रहा है? सवाल तो बनेगा। हमने ऐसा कौन सा कानून बनाया अमेरिका की तर्ज पे? और जब हम अमेरिका से हजारों करोड़ का सामान खरीद सकते हैं, उनसे राइफल से लेके, फोन से लेके, लैपटॉप से लेके, टैब से लेके सब कुछ खरीदते हैं, तो अमेरिकी कानून हम क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? जैसे उनका कानून है 100% प्रॉपर्टी सीज, आजीवन कारावास। क्यों नहीं हम अमेरिका चाइना से देखते हैं कि 100% प्रॉपर्टी सीज, फांसी। मैं कह रहा हूं चलो फांसी मत दो, मानवाधिकार की बात है, आजीवन कारावास तो दो। ये जो पैसा मिल रहा है, ये दिखा रहा है हमारे कानून घटिया है, हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था बदलने की जरूरत है। क्योंकि इतने कांड हो चुके अब तक, अब तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार के नाम गिनना बड़ा मुश्किल है। 2G। अश्विनी जी, आपने ये जो सारी चर्चा की, उस चर्चा से ये नजर आता है कि अभी तक की सभी सरकारें, रिफॉर्म करने वाली मोदी सरकार भी, इस भ्रष्टाचार को ना तो रोक पाने में कामयाब हो पाई है। उन्होंने जितने भी रिफॉर्म करने का प्रयास किया, जैसे आपने कहा कि नोटबंदी नहीं, नोट एक्सचेंज हुआ, नोट एक्सचेंज होने से भ्रष्टाचार रुक नहीं पाया, काला धन सामने आ नहीं पाया, और काला धन आज भी भारत की राजनीति और भारत के सामाजिक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को चला रहा है। भारत में आज भी राजनीति जब हो रही है, चुनाव जब हो रहे हैं, तो चुनाव में 85 लाख की लिमिटेशन लोकसभा सीट के लिए दी गई है कि एक लोकसभा प्रत्याशी 85 लाख मैक्सिमम खर्च कर सकता है। ये चुनाव आयोग ने तय किया है। चुनाव आयोग ने ये माना है कि 85 लाख तो आप खर्च कर सकते हैं और इतना खर्च हो जाता है। क्या इससे ये नजर नहीं आता कि एक तो धन की आवश्यकता भारतीय लोकतांत्रिक सिस्टम में, और दूसरा उसमें भी अवैध धन की उपयोगिता? क्या कोई भी सरकार इसमें बदलाव लाने की दिशा में सोच रही है या सोच सकती है? आपका क्या कहना है? देखिए, भारत में इलेक्शन रिफॉर्म की बहुत सख्त जरूरत है। स्वाभाविक सी बात है। मैं इसका जवाब आपको दूसरे तरीके से देता हूं। जो आपका लाइसेंसी रिवॉल्वर होती है ना, लाइसेंसी बंदूक, उससे आप इलीगल काम नहीं करते। वो आप सेल्फ डिफेंस के लिए रखते हैं, घर में रखते हैं, अपने लिए रखते हैं बस। लेकिन जो अवैध असलाहा होता है, वो सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं होता, वो किसी को मारने के लिए खरीदा जाता है। अवैध हथियार से अवैध काम होता है, वैध हथियार से वैध काम होता है। ऐसे ही वैध पैसे से वैध काम होता है, अवैध पैसे से अवैध काम होता है। इस देश में शराब बांटी जा रही है, विधायक सांसद खरीदे बेचे जाते हैं, जो क्लर्क के लायक नहीं वो भी जो है मंत्री बनते हैं, अनपढ़ गंवार मंत्री बन रहे हैं। कोई सड़क माफिया मंत्री बन रहा है, कोई टेंडर माफिया मंत्री बन रहा है,
कोई दवा माफिया मंत्री बन रहा है, कोई हवाला माफिया, तो टिकटों की बिक्री खरीद तो चल ही रही है। तो जो हम ये कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर है संसद और विधानसभा, तो वहाँ शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार वाले तो नहीं पहुँच पा रहे हैं। वहाँ तो ऐसे लोग पहुँच रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों को 50 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ देते हैं और टिकट खरीद लेते हैं। क्योंकि वोटिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब से होती है। भाई वहाँ तो पार्टी का सिंबल देख के लोग बटन दबाते हैं ईवीएम पे, फिर ये नहीं देखते कि ये XYZ ये कोई माफिया है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, तो देखते नहीं है। तो फिर वो लोग जीत जाते हैं तो बाद में कोई इसमें से कुछ लोग मंत्री भी बन जाते हैं, कास्ट के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, जैसी उनकी सेटिंग हो जाती है। इलेक्शन रिफॉर्म की बहुत सख्त ज़रूरत है और इलेक्शन रिफॉर्म भी तभी सफल होगा जब इस देश से कालाधन खत्म होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, सबसे एक कहावत है ना कि आप गैस की पाइप काट दीजिए चूल्हा बंद हो जाएगा, या दूसरी कहावत है कि नाक दबाइए मुंह खुल जाएगा। ये कहावत है। ये तो आप कालाधन खत्म करिए, आप हवाला खत्म करिए, आप देखिए इस देश की राजनीति भी शुद्ध हो जाएगी, जातिवाद भी खत्म होगा, भाषावाद भी खत्म होगा। क्यों? क्योंकि जो जाति का जहर घोलते हैं वो ऐसे नहीं घोलते। जाति का जहर दो लोग घोलते हैं, एक तो वो जिनको फंडिंग होती है जाति का जहर घोलने के लिए, और एक वो जो जाति का जहर घोल के जाति को बढ़ा के विधायक, सांसद, पार्षद, प्रधान बनना चाहते हैं। मुफ्त में कुछ भी नहीं होता। जातिवाद फैलाने वाले दो ही कैटेगरी के लोग हैं, एक वो जिनको बाहर से फंडिंग आ रही है, FCRA के जरिए आ रही है या खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रही है, वो ट्विटर, सोशल मीडिया में, फेसबुक में दिन भर जाति का जहर घोलते रहते हैं। दूसरे वो हैं जिनको पार्षद, प्रधान या सांसद, विधायक कुछ इस तरीके कुछ बनना है। तो अगर हम, अच्छा, अल्टीमेटली फिर उद्देश्य क्या हुआ? जातिवाद का अंतिम उद्देश्य सत्ता, और सत्ता का अंतिम उद्देश्य पैसा। हम अगर यहाँ पे हमने ऐसी व्यवस्था बना दिया कि पैसा क्रिएट ही नहीं हो सकता, आप घूस ले ही नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, तो मान लो मुझे कोई पैसा देगा भी तो मैं पैसे को करूंगा क्या? क्योंकि हमने अगर इनकम टैक्स दिखाया 12 लाख रुपए का साल में और हमने खर्च कर दिया साल में 50 लाख का, तो ऐसे हमारे सामने नोटिस आ जाएगी, भाई क्यों, कहाँ आपको पैसा कहाँ से आया? अभी क्या हो रखा है कि कहीं कुछ मैचिंग नहीं हो रही है। व्यक्ति कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है, इसके बीच में कहीं कोई कैच नहीं है, कोई पकड़ में नहीं आ रहा है। दूसरा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे। इस देश में प्लाट, फ्लैट और फार्म हाउस के रेट कम से कम 25% डाउन हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों ने जो दुनिया में है ही नहीं, उनके नाम पे 10-10, 20-20 फ्लैट नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में खरीदे गए हैं। जैसे उसको आधार से लिंक करेंगे पता लगे तो जिंदा ये आदमी नहीं है। ऐसे राम कुमार, श्याम कुमार, मुन्ना कुमार, अमर कुमार, अब्दुल्ला कुमार और शाहरुख कुमार हो गए, उनके नाम पे प्लाट, फ्लैट बने हुए। तो उसको ख़त्म करने के लिए, और मोदी जी पे हमें पूरा भरोसा है। मोदी जी ने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाया, वोटर आईडी को लिंक करने के लिए अभी कानून बना दिया है। हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी वो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाए, क्योंकि 2018 में उन्होंने एक समिट में ओपनली बोला हुआ, उसका वीडियो है, उन्होंने बोला है हम इसको प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करेंगे। मेरी PIL चल भी रही है और PIL पे सरकार का अभी तक जवाब नहीं आया। इसका मतलब सरकार के मन में कुछ है। आज करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, अगले साल करेंगे, लेकिन एक चीज़ तो तय मानिए कि मोदी जी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करेंगे। और प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करेंगे तो ये भी तय मानिए कि देश को पता चलेगा कि महबूबा मुफ्ती के पास कितनी प्रॉपर्टी है, अब्दुल्ला परिवार कितना बड़ा है। तब देश को पता चलेगा कि सैफई के खानदान के पास कितनी अकूत प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी तब पता चलेगा कि चिदम्बरम के पास कितनी प्रॉपर्टी है, राहुल गांधी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, सोनिया गांधी के पास कितनी है, प्रियंका के पास कितनी है, वाड्रा के पास कितनी है। प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी तब पता चलेगा लालू का जो खानदान हो कितना बड़ा है, करोड़ों का मालिक है। वो जब तक वो हो जाएगा, और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी इस काम करेंगे। तो मैं तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि जैसे मोदी जी ने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का कानून बनाया, आने वाले सत्र में वो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून बनाए, और अभी नहीं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद हमें पूरा भरोसा है कि 100 रुपये से सारी बड़ी नोट बंद होगी। 2000 रुपये की नोट को हमने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही चैलेंज किया हुआ है। मेरा मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मैंने 2000 की नोट को चैलेंज किया हुआ है।
और हमने यही कह के किया है कि डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है नोटबंदी। डिमोनेटाइजेशन का मतलब नोट बदली नहीं होता है। इसलिए 2000 के नोट बंद किया जाए। इस 2000 के नोट की वजह से हवाला बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, काला धन बढ़ रहा है, सारे गलत काम हो रहे हैं। जितने भी गलत काम होते हैं सब बड़े नोट से होते हैं आम आदमी के पास। और इस देश में 80% लोग आज की डेट में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सबके पास आधार है, सबके पास बैंक खाता खुल चुका है। भाई लगभग अगर आप जनधन खाता और नॉर्मल खाता मिला दीजिए तो 50 करोड़ बैंक खाते हो चुके हैं। यानी हर घर में बैंक खाता है, हर घर में 1 से 2 बैंक खाते खुल चुके हैं, हर घर में रुपए कार्ड या डेबिट कार्ड या कोई न कोई कार्ड है। आज का युवा मोबाइल पे यूपीआई, एटीएम, पेटीएम, भीम सब यूज़ कर ही रहा है, तो ज़रूरत क्या है। और इसको किया जा सकता है। आप पेट्रोल पंप में, भाई जिसके पास बाइक होती है पेट्रोल वही भरवाने जाता है जिसके पास बाइक होती है या कार होती है। जिसके पास बाइक है, कार है, उसके पास तो बैंक का खाता होगा, उसके पास स्मार्टफोन भी होगा, तो वो पेट्रोल के लिए कैश, पेट्रोल पंप पे कैश क्यों अलाउ है? पेट्रोल पंप का कैश बंद हो सकता है। स्लीपर क्लास या लोकल डिब्बे में जो सफ़र करते हैं, चलो एक बार उनके पास मान लेते हैं, लेकिन जो लोग 3rd AC, 2nd AC, 1st AC में ट्रैवल करते हैं या जो एरोप्लेन से चलते हैं, उनके पास तो एटीएम, पेटीएम, भीम कुछ न कुछ है ही। तो सारे एयर टिकट आप कैशलेस कर सकते हैं, वहाँ कैश नहीं चलेगा। सारे ट्रेन के AC के टिकट आप बंद कर सकते हैं, भाई आप यहाँ पे कैश में टिकट नहीं खरीदना है आपको, केवल यहाँ पे आपको एटीएम, पेटीएम, भीम करना पड़ेगा। या पेट्रोल पंप पे आप कैशलेस कर सकते हैं, वहाँ भी कैश नहीं चलेगा, आपको यहाँ एटीएम, पेटीएम, भीम यूज़ करना है। ऐसे बहुत कोर्ट फी सारी आप कैश ख़त्म कर दीजिए, कोर्ट में जो कोर्ट फीस लेगा एटीएम, पेटीएम, भीम यूज़ करेगा। अश्विनी जी, आपका ये कहना है कि कैश में सारी ट्रांजैक्शन बंद कर दी जाए जी, और जब ट्रांजैक्शन ही बंद हो जाए तो फिर कैश की आवश्यकता ही क्या है? मेरा ये कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि मैं बैंक खाते नहीं चला सकता, मेरा बैंकों से लेन देन है ही नहीं, मैं तो 10 रुपये कमाता हूँ और 10 रुपये रोज़ खा जाता हूँ, तो मैं बैंक के पास क्यों जाऊँ? मुझे कैश में करना है क्योंकि मेरी सुबह मैं 100 रुपये कमाता हूँ, रात को मेरे 100 रुपये का घर का राशन आता है, सुबह मुझे फिर कुआं खोदना है, फिर अगले दिन खाना खाना है। तो मेरे लिए कैसी व्यवस्था बन सकती है कि जिसे 100 रुपये ही कमाने हैं और वो 100 रुपये ही खर्च करने हैं, जो जमा पूंजी नहीं रखता अपने पास। तो उस व्यक्ति को, जो भारत का बहुतायत है, भारत की 50% आबादी, बल्कि उससे भी ज़्यादा, सुबह 100 रुपये कमाने के लिए निकलती है, शाम को घर में लेकर घुसती है और रात तक उसे खर्च भी कर देती है और सुबह फिर से काम पर जाती है, उसको बगैर करेंसी के आप कैसे चला पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आपने बोला कि भाई वो तो 100-200 रुपये कमाने वाला है, हम तो कह रहे हैं 100 रुपये के नोट रखो। भाई मनरेगा में आदमी को 200 रुपये मिलता है, तो आप मनरेगा के मजदूर को 500 के नोट तो ऐसे नहीं दे सकते। आपको 100 की 2 नोट देनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूं 100 की नोट रखो आप। इस देश में 80% लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं, 80%। जो 20% लोग 100 रुपये से ज़्यादा पर डे खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम भी है, पेटीएम भी है, स्मार्टफोन भी है, भीम भी है, यूपीआई भी है, सब कुछ है। तो 100 रुपये की नोट में चलती रहेगी, किसी को दिक्कत ही नहीं होगी। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो एसी में ट्रेवल करने वाले ट्रेन में, उनको ज़रूरत नहीं कैश की, टिकट खरीद लेंगे। पेट्रोल जो भरवाना है आराम से भरवा लेंगे, सीएनजी भरवाना है आराम से भरवा लेंगे, गैस सिलेंडर भरवाना है आराम से कैशलेस हो सकता है, एयर टिकट कैशलेस हो सकता है, कोर्ट सारी कैशलेस हो सकती हैं, सारे सरकारी डिपार्टमेंट कैशलेस हो सकते हैं। तो बहुत बड़ा एरिया है जो कैशलेस बनाया जा सकता है। और जो गरीब होता है वो बहुत महंगा सामान नहीं खरीदता, वो कितने खरीदेगा? 1000 का सामान खरीदेगा, 5000 का खरीदेगा, 3000 खरीदेगा, 2000। तो आप कैश की लिमिट सेट कर दीजिए कि भाई 5000 रुपये, जिस सामान की एमआरपी 5000 रुपये है, वहाँ तक तो आपको 4999 जिसकी एमआरपी है आप कैश में खरीदो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 5000 रुपये से ज़्यादा जिसकी एमआरपी है वो खरीदना है तो आपको एटीएम, पेटीएम, भीम करना पड़ेगा। आज की डेट में हर गरीब के घर में एक बैंक खाता है, हर गरीब को एटीएम मिला हुआ है, उसको एटीएम चलाना भी आता है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी पैसा भेजते हैं, वो किसानों को भेजते हैं या किसी को भेजते हैं, वो कैश नहीं जाता, बाकायदा उनके खाते में जाता है, और खाते में जाता है वो जाके बैंक निकालते हैं। यानी बैंकिंग उनको आ गई है। ये चीज़ पहले संभव नहीं थी कैशलेस करना, आज संभव है। जहाँ पे 42 करोड़ जनधन खाता खुल गया हो, 8 करोड़ नॉर्मल वाले खाते जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट थे वो पहले से थे, तो 50 करोड़ खाते हो गए।
50 करोड़ बैंक अकाउंट होने का मतलब 50 करोड़ एटीएम, 50 करोड़ बैंक अकाउंट का मतलब 50 करोड़ लोग बाकायदा मोबाइल से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबकी बैंकिंग मोबाइल से जुड़ी हुई है, सब एसएमएस आता है ट्रांजेक्शन करने पे। तो इसलिए अब असंभव नहीं है। हमें अगर काला धन रोकना है, हमें अगर ब्लैक मनी रोकना है, हमें ये जो चीज़ें अवैध चीज़ें हो रही हैं जैसा पीयूष जैन के यहाँ मिला है, इसका एक ही तरीका है। मैं बार बार कहता हूँ, जब तक 100 रुपये से बड़ी नोट बंद नहीं होगी, काला धन बंद नहीं होगा, हवाला बंद नहीं होगा, भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, घूसखोरी बंद नहीं होगी और कट्टरवाद बंद नहीं होगा, मजहबी उन्माद नहीं बंद होगा, जातिवाद भाषावाद बंद नहीं होगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों की फंडिंग काले धन से हो रही है। इन सबकी फंडिंग हवाला के जरिए हो रही है। हवाला बंद करने कोई तरीका नहीं है। तो बड़ी नोट बंद हो, प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो और अमेरिका सिंगापुर की जो कानून है उन कानूनों को भारत में ले, 100% काला धन, बेनामी संपत्ति, आयसरिक संपत्ति जब्त करें और जिसके पास आयसरिक संपत्ति हो उसको आजीवन कारावास दें। यही तरीका है। मुझे लगता है तभी सुख शांति आएगी, नहीं तो एक दूसरे को लोग भड़काते रहेंगे। यहाँ न मजहबी उन्माद रुकेगा, न नक्सलवाद रुकेगा, न माओवाद रुकेगा। अश्वनी जी, ये पैसा जो पकड़ा गया है ये चुनाव की छाया में पकड़ा गया है, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर आया हुआ है। एक पार्टी का ये कहना है कि इस धन को पकड़ने के पीछे एक क्रिएशन है कि इस धन के माध्यम से ये तय करना कि इस दल का पैसा अवैध, और दूसरे दल का कहना है कि ये दूसरे दल के साथ इसी तरीके से किया जा रहा है। लेकिन पैसा अवैध है। पिछले 6-7 साल में इसी व्यक्ति के पास पहले भी कुछ पैसा तो रहा होगा, तो पकड़ा नहीं गया है। आज पकड़ा जाता है। एक दिन में किसी के पास 300-400 करोड़ रुपया नहीं आता है। इसके लिए सालों की व्यवस्था बनी हुई होगी। तो पिछले सालों में 5-7-10 सालों में कभी भी इस प्रकार के व्यक्ति क्यों नहीं पकड़े गए? नहीं, पकड़े गए हैं, कई जगह पकड़े गए हैं। किसी के पास 100 करोड़ पकड़ा गया, किसी के पास 200 करोड़ पकड़ा गया। नोटबंदी के बाद भी कुछ लोग पकड़े गए थे। सवाल यह है कि इतना पैसा इकट्ठा हो कैसे रहा है। मैं फिर से जा रहा हूं, मैं तूतू मैं पे नहीं जा रहा हूं। वो पॉलिटिकल पार्टियां नूरा कुश्ती कर रही हैं, तूतू मैं कर रही हैं, वो बतौलेबाजी कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मेरा ये कहना है कि जब 2G घोटाला हुआ उसके बाद हमने कौन सा कानून बदला। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, तब भी वही व्यवस्था थी जो आज है। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, तब भी वही कानून, वही व्यवस्था जो आज है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, तब भी वही कानून, वही व्यवस्था जो आज है। अगस्ता घोटाला हो गया, तब भी वही कानून, वही व्यवस्था। मोइन कुरैशी ने इतना बड़ा घोटाला किया, हसन अली ने इतना बड़ा घोटाला किया, नीरव मोदी ने इतने सारे फ्रॉड किए, चौकसी ने किए, जिन लोगों ने किए। हम अगर कुछ भी एक घोटाला हो रहा है तो हम उसकी रूट काज एनालिसिस करके तुरंत उस कानून के क्यों नहीं बदलते। जापान में एक छोटी सी घटना होती है, तुरंत रूट काज एनालिसिस होती है और पूरा सिस्टम चेंज कर दिया जाता है। हमारे यहाँ घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले और घोटाले पे चर्चा भी होती है। भैया, बीमारी की चर्चा करने से बीमारी नहीं बदलती, बीमारी खत्म नहीं होती, बीमारी की दवा देनी पड़ती है। और डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, अगर दवा घटिया है तो बीमारी ठीक नहीं होगी। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर आपकी गाड़ी ही खराब है आपकी सेफ जर्नी नहीं हो सकती। वैसे शासक कितना ही अच्छा हो, अगर कानून घटिया है तो न काला धन खत्म होगा, न हवाला खत्म होगा, न भ्रष्टाचार खत्म होगा, न घूसखोरी खत्म होगी, न माओवाद खत्म होगा, न नक्सलवाद खत्म होगा। आज की डेट में भगवान की कृपा से हमें सर्वोत्तम नेता मिल गया है। दुनिया का सर्वोत्तम नेता हमारे पास है। अब ज़रूरत यह है हम सर्वोत्तम कानून बनाएं। और जैसे डॉक्टर की ड्यूटी होती है सबसे अच्छी तरीके इलाज करना, वैज्ञानिक की ड्यूटी है सर्वोत्तम शोध करना, टीचर की ड्यूटी है अच्छी तरीके पढ़ाना, वैसे सांसद की ड्यूटी है सर्वोत्तम कानून बनाना। सांसदों का यह कर्तव्य है कि वो देखें कि हमारे यहाँ वाला जो घूसखोरी वाला कानून है वो अमेरिका वाले घूसखोरी कानून से अच्छा है या बुरा है। हमें अपने एक एक कानून को विकसित देशों के कानूनों के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, उनकी तुलना करनी चाहिए और जो उनके अच्छे कानून है उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। यही ड्यूटी है सांसद की। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं अपनी ड्यूटी न करना सबसे बड़ा देशद्रोह है। डॉक्टर अगर अच्छी तरीके इलाज नहीं कर रहा है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। टीचर अच्छी तरीके नहीं पढ़ा रहा है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है।
जज अच्छी तरीके से न्याय नहीं दे रहा है, सबसे बड़ा देशद्रोही है। और सांसद अच्छा कानून नहीं बना रहे हैं तो वो महापाप कर रहे हैं, वो देशद्रोह कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अश्विनी जी, आपने हमारे दर्शकों को दिशा दी। साथियों, सोचने और समझने की आवश्यकता है। हम सरकारें बदलते हैं, सरकारें बदलती भी हैं, अच्छे लोग भी आते हैं और बुरे लोग भी आते हैं, लेकिन जब व्यवस्था, कानून और न्याय ये सब ही इस तरीके से तय किए गए हों जो आपकी बुरी व्यवस्था के रूप में मिलते हैं, तो उनमें बदलाव की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, और हमेशा चिंतन ही राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ दिशा में लेके जाएगा। सभी दर्शकों से निवेदन है, इस पर जरूर विचार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।